नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज के वीकली कंपाइलेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चर्चा में रहे जो महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं उन पर हम देखेंगे, उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जिन प्लेसेस की हम चर्चा करने वाले हैं वो है पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, सौपर्णिका नदी, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, मणिकरण, और मणिकरण के संदर्भ में खास तौर पे जो पार्वती घाटी, पार्वती नदी है जो चर्चा में है उस पर हम बात करेंगे। नौरू की बात करेंगे, कीवू झील की बात करेंगे, कैस्पियन पाइपलाइन की बात करेंगे, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट वाटर वर्थ। ये चर्चा में है और खास तौर पे अभी देश के प्रधानमंत्री अमेरिका गए हुए थे तो उस समय भी इस प्रोजेक्ट की खास तौर पे चर्चा हुई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं और उनमें प्रकाशित जो महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं उन पर हम आज बात करेंगे। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला जो प्लेस है उसकी चर्चा करते हैं। वो क्या है? तो वो एक टाइगर रिजर्व है। नाम क्या है इसका? तो पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। ये चर्चा में था, इसके लिए हमने न्यूज़ आर्टिकल भी यहाँ बाकायदा दे दिया है, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि ये चर्चा में क्यों था। यहाँ पर जो पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है इसके बारे में खास तौर पे कुछ सर्वे किए गए यहाँ के जीवों के बारे में, और वो जो सर्वे थे वो काफ़ी पॉजिटिव दिखे। और इसी के संदर्भ में देखें तो ये जो पूरा रिजर्व्ड एरिया है, जो संरक्षित क्षेत्र है, यहाँ पर 15 नई जो प्रजातियां हैं वो और शामिल कर ली गई हैं, और इस कारण से पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखें तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम एक एक करके जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि आखिर ये जो टाइगर रिजर्व है इसकी जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका लोकेशन कहाँ पर है। तो ये देखिए, भारत का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन सा राज्य? तो यहाँ पर केरल राज्य देखने को मिलेगा। इसी राज्य में पराम्बिकुलम जो टाइगर रिजर्व है ये अवस्थित है। 2009 इस टाइगर रिजर्व के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि वर्ष 2009 में क्या किया गया कि ये जो पूरा क्षेत्र है इसे टाइगर रिजर्व क्या कर दिया गया था? घोषित कर दिया गया था। तो ये जो वर्ष है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है ये आप देख सकते हैं 391 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ क्या है? पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है। तो ये सारे लोकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे इस समय आप देखे होंगे कि जो यूपीएससी है या फिर जो स्टेट सर्विसेज है, जो जिसे आप आम बोलचाल में पीसीएस एग्जाम बोलते हैं, वहाँ पर इस तरह के जो भी संरक्षित क्षेत्र हैं उनसे जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो पूछे जा रहे हैं। और यूपीएससी तो लगातार इस पर पैटर्न ही बना चुका है। जो भी इस तरह के नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व हैं, वहाँ से अगर कोई नदी निकल रही है, कोई खास जनजाति, कोई जीव जंतु के लिए वो चर्चा में रहा है, तो वो आपसे सीधे पूछ लिया जाता है। तो पहली अवस्थिति हो गई कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टाइगर रिजर्व है ये है कहाँ। उसके बाद बात आती है कि ये जो टाइगर रिजर्व है इससे प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वे कौन कौन सी हैं। तो एक तो नदी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पराम्बिकुलम नदी है वही यहाँ से प्रवाहित होती है। तो एक आप देखेंगे कि यहाँ से जो नदी प्रवाहित होती है वो इसके नाम से ही जुड़ी नदी देखने को मिलती है। दूसरी नदी यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको सोलायार, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सोलायार नदी। और तीसरी जो नदी यहाँ से प्रवाहित होती है उसे बोलते हैं थेकड़ी। यहाँ स्थानीय लोग इसे थेकड़ी या थेकड़ी भी बोलते हैं। तो 3 नदियाँ इस टाइगर रिजर्व से प्रवाहित होती हैं, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कई सारी जो जनजातियाँ हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ मूल रूप से देखेंगे तो 4 जो जनजातियाँ हैं उनका वास देखने को मिलता है। ये शायद किसी एग्जाम में आपसे पूछ ले, तो ये भी आपको ध्यान देना है। कादर, मालासार, नाम थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कादसर, मालासार। और इसके अलावा यहाँ पर 2 जो जनजातियाँ देखने को मिलती हैं, मुदुवर और मालासार। तो 2 और आपको कुदुवर और मालासार। तो ये 4 जो जनजातियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इनकी कई सारी जो कॉलोनियां हैं वो आप देख सकते हैं। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो 4 यहाँ पर अलग अलग प्रजातियां देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं यहाँ के जो प्रजाति कह सकते हैं कि विविधता है, जो जैव विविधता है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो नदियाँ हैं
नदियों का खास तौर पे महत्व है। नदियों का जो महत्व है वो किस कारण से है, तो ये नदियों का जो महत्व है वो जैव विविधता के दृष्टिकोण से सबसे अधिक यहाँ इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि नदी घाटी जो बेसिन क्षेत्र है यहाँ पर जो प्रजाति विविधता है, जो जीवों की विविधता है वो काफ़ी अधिक है, और इस कारण से जो नदियां हैं वो इस पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा देखिए कुछ वनस्पतियों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये पूरा जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है यहाँ पर मूल रूप से कौन सी वनस्पति हमें देखने को मिलती है, तो कई वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। उनमें अगर हम वर्गीकरण के आधार पर आए तो जो पर्णपाती सदाबहार वन है, जो पर्णपाती सदाबहार वन है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर इस पूरे क्षेत्र में आप घूमेंगे तो सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन दोनों भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सदाबहार वन और इसके अलावा अर्ध सदाबहार वन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये यहाँ की वनस्पति की विशेषता हमने देख ली। अब ये वनों की हमने बात की, उसमें भी खास तौर पे इस क्षेत्र में जाएंगे तो वन के अलावा कुछ दलदली क्षेत्र देखने को मिलेंगे, और ये जो दलदली क्षेत्र है ये घास के मैदान है। तो कुछ आपको दलदली घास के मैदान भी देखने को मिलेंगे। तो ये विशेषता यहाँ के क्षेत्र की है। और अगर हम वृक्षों की बात करें, जो ट्री है, कौन से वृक्ष यहाँ पर सबसे अधिक देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर जो सागौन है, सागौन जो है, सागौन जो वन है वो बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। तो बागान एक तरह से आप जाएंगे यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में तो सागौन के बागान देखने को मिलते हैं। और इस कारण से देखें तो ये जो पूरा क्षेत्र है इसका आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्व है। इसके अलावा देखिए जीव जंतुओं की अगर हम बात करें कि यहाँ पर कौन से महत्वपूर्ण जीव जंतु हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ कई सारी जो प्रजातियां हैं जीवों की वो आपको देखने को मिल सकती है। ये क्या है कि घनी कह सकते हैं कि जो गौर पक्षी होता है, गौर पक्षी की घनी जो आबादी है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये जो पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है ये गौर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में आएंगे तो लगभग 49 क्या है स्तनधारी जो प्रजातियां हैं उनकी प्रजातियां देखने को मिलती है। यहाँ पर कई सारे जो जीव हैं वो भी देखने को मिलते हैं। कौन कौन से जीव इस क्षेत्र में आएंगे तो देखने को मिलेंगे, तो भारतीय जो तेंदुआ है, बंगाल टाइगर जो शेर है, एशियाई जो हाथी है, चित्तीदार जो हिरण है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आएंगे तो कई प्रकार के जो बंदर हैं वो देखने को मिलते हैं। नीलगिरी क्षेत्र वाला जो स्पेशल कह सकते हैं विशिष्ट जो नेवला है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पूरे क्षेत्र में आएंगे तो कुछ विशिष्ट प्रकार के जो मेढक हैं जिन्हें हम पराम्बिकुलम मेढक बोलते हैं क्योंकि वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो पराम्बिकुलम जो मेढक हैं वो इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। चूसने वाली जो कह सकते हैं कि मछली है वो इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो ऐसी पूरी कह सकते हैं कि जैव विविधता यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये हमने बात कर लिया कि पराम्बिकुलम जो टाइगर रिजर्व है इसकी भौगोलिक अवस्थिति कहाँ पर है और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हमने चर्चा कर ली। अब दूसरा देखिए प्लेस की हम चर्चा करते हैं। ये एक रिवर है, रिवर का नाम आपके सामने दिया गया है, सौपर्णिका नदी चर्चा में है। एक न्यूज आर्टिकल है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आखिर ये नदी क्यों चर्चा में है, और इसी कारण से हम इस प्लेस को यहाँ पर डिस्कस भी कर रहे हैं क्योंकि अगर ये न्यूज में आ चुकी है तो हो सकता है कि किसी न किसी एग्जाम में इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो पूछ ली जाए। अगर हम बात करें कि आखिर ये नदी चर्चा में क्यों है, तो देखिए बहुत सारे जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में ये जो नदी है, इस नदी में जो प्रदूषण है उसका जो स्तर है वो काफ़ी तेजी से बढ़ा है, और इस कारण से इस पर जो पर्यावरण प्रदूषण संबंधित जो चिंताएं हैं वो खास तौर पे देखने को मिली है। इससे जुड़े हुए कई सारे जो न्यूज़ हैं वो अलग अलग जो मीडिया है या फिर न्यूज़पेपर हैं या टीवी चैनल्स हैं वहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। इस कारण से ये जो नदी है अब ये चर्चा में आ चुकी है। तो थोड़ा सा इस नदी से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें कि ये जो नदी है, नदी जिसकी हम बात कर रहे हैं शूर्पणखा जो रिवर है, तो इसकी जो अवस्थिति है आपको सबसे पहले तो इसका लोकेशन पता होना चाहिए कि ये जो नदी है आखिर किस राज्य से संबंधित है। तो सिंपल सी बात है, ये कौन सा राज्य है, ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है। तो इस नदी का जो संबंध है वो कर्नाटक राज्य से है।
दूसरी बात करें तो ये पूरा जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये पूरा क्या है, वेस्टर्न जो घाट है उससे सटा हुआ पूरा क्षेत्र है। तो यहीं पर पश्चिमी जो घाट है इसी में प्रवाहित होने वाली ये नदी है, और इस कारण से अगर देखें तो पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं उनमें इसे शामिल किया जाता है। दूसरी बात कहें कि ये जो नदी है आखिर इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, ये कहाँ से निकलती है, तो यहाँ पर कोडा चादरी, यहाँ पर एक पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा, कोडा चादरी जो पहाड़ी है वहीं से क्या होती है, ये जो नदी है ये निकलती है। और फिर क्या है कि ये एक तरह से आप देखेंगे तो इधर जो अरेबियन सी है इसके ये पैरेलल प्रवाहित होती है, इसके समानांतर ये क्या होती है, प्रवाहित होती है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि आखिर इस नदी का जो निकास है वो कहाँ पर होता है, ये कहाँ पर जाकर समाप्त होती है, तो इसका जो निकास होता है वो इधर अरब सागर में होता है। तो दो बातें हमने यहाँ पर देख ली कि कहाँ से नदी निकलती है, कहाँ पर इस नदी का निकास होता है, और ख़ास तौर पे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जैसे मूकाम्बिका जो मंदिर है उसके करीब से ये होकर गुजरती है, और उसी के संदर्भ में ये कई बार पहले भी चर्चा में रही है, क्योंकि इस नदी से जुड़ी हुई कई सारी जो पौराणिक कथाएं हैं वो चर्चा में रहती हैं। तो इस कारण से भी इस नदी की जो चर्चा है वो गाहे बगाहे न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है। तो वो सारी चीज़ें नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, इस नदी का जो उद्गम है वो किस पहाड़ी से है, तो कोडा चादरी जो पहाड़ियाँ हैं वहीं से निकलती है, अरब सागर के पैरेलल ये प्रवाहित होती है, और अंत में अगर देखें तो ये अरब सागर से जाकर मिल जाती है। इतना इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो इन्फॉर्मेशन है, ये जो नदी है इसकी एक अनोखी विशेषता क्या है, तो ये तट के पास आप देखेंगे अरब सागर के समांतर प्रवाहित होती है, और यहाँ पर जो इसका पूरा क्षेत्र है वो संकीर्ण विस्तार वाला क्षेत्र है। दुर्लभ एक भौगोलिक घटना इस आधार पे कहा जाता है कि यहाँ पर बड़ा ही मनोरम दृश्य इस नदी के कारण निर्मित होता है, जो यहाँ पर जो पर्यटक हैं, जो फोटोग्राफर्स हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, उनके लिए ये काफ़ी लोकप्रिय जगह है। तो इस कारण से देखें तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सिर्फ आपको क्या है, यहाँ पर नदी के बारे में देखना है और उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर बात करना है। एक और प्लेस देखते हैं, ये भी चर्चा में था, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, STR चर्चा में था। क्यों चर्चा में था, आपके सामने न्यूज़ आर्टिकल दी गई है, और ये कहा जा रहा है कि वन विभाग ने हाल ही में सरिस्का जो बाघ अभ्यारण्य है, जो STR है, इसको पारिस्थितिकी जो संवेदनशील क्षेत्र होता है, जो यहाँ पर ESZ जो नाम दिया गया है, ये जो क्षेत्र होता है, इस रूप में इसे नामित करने का निर्णय ले लिया है। और इस कारण से अब देखें तो संरक्षण की जो विशेषताएं हैं, संरक्षण की जो बात है वो और मजबूत हो जाएंगी इस टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई। तो इस कारण से ये चर्चा में है। तो इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम बात कर लेंगे। अगर हम बात करें कि ये क्यों चर्चा में था, तो आप देख ही लिख चुके हैं कि वन विभाग ने हाल ही में ये जो टाइगर रिजर्व है इसे ESZ अधिसूचित करने का निर्णय ले लिया है, इस कारण से ये चर्चा में था। इसके अलावा अगर इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये किस राज्य में अवस्थित है, तो ये राजस्थान में अवस्थित बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि बाघ अभ्यारण्य है। दूसरी बात करें तो ये इसका जो विस्तार है वो किस क्षेत्र में है, तो राजस्थान में जो अरावली जो पर्वतीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में इस टाइगर रिजर्व का विस्तार देखने को मिलेगा, जो लगभग 800 वर्ग किलोमीटर में ये क्या है, फैला हुआ है। तो इस कारण से ये इसकी कह सकते हैं कि भौगोलिक विशेषताएं हो गई। दूसरी बात करें तो इस टाइगर रिजर्व को आप देखेंगे, ये जो पूरा संरक्षण वाला जो क्षेत्र है, इसे वर्ष 1955 में एक प्राकृतिक कह सकते हैं कि रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो वर्ष 1979 से पहले ये पूरा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये घोषित किए जाने से पहले 1979 में क्या किया गया, इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, नेशनल पार्क घोषित किया गया। लेकिन इससे पहले क्या था कि ये जो पूरा क्षेत्र था, यहाँ पर जो अलवर के महाराजा हैं उनके लिए एक तरह से शिकारगाह के रूप में वो इसका इस्तेमाल करते थे। तो इस कारण से भी ये चर्चा में रहा है। इसके अलावा 2-3 इन्फॉर्मेशन है जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम देखें कि यहाँ पर जो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य है,
इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनमें अगर हम देखें तो ये बाघ अभयारण्य इस कारण से भी सबसे अधिक चर्चा में रहा है क्योंकि इसको ये कहा जाता है कि विश्व का ये पहला अभयारण्य है जहां बाघों को सफलतापूर्वक क्या किया गया, स्थानांतरित किया गया। इस कारण से ये चर्चा में था। इस बाघ अभयारण्य के अगर टोपोग्राफी की बात करें, यहाँ के स्थलाकृति की बात करें तो यहाँ पर पूरा आप राजस्थान वाला क्षेत्र जानते ही हैं, ये एक तरह से चट्टानी वाला क्षेत्र है, चट्टानी परिदृश्य आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर राजस्थानी जो झाड़ियाँ हैं वो आपको खास तौर पे देखने को मिलेंगी। पूरा ड्राई वाला क्षेत्र है तो यहाँ पर आपको शुष्क वन देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ के टोपोग्राफिक विशेषताएं हैं, घास, यहाँ पर पहाड़ी जो चट्टाने हैं और पर्णपाती जो वन है वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये यहाँ की कुछ विशेषताएं हैं जो इस सरिस्का बाघ अभयारण्य से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है जो आपसे पूछी जा सकती है। अगर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात की चर्चा करें कि ये जो पूरा सरिस्का बाघ अभयारण्य है यहाँ पर कौन सी वनस्पति देखने को मिलती है, तो पहले हमने बताया कि एक तरह से क्या है, ये ड्राई रीजन है। और अगर हम वेजिटेशन की बात करें कि कौन सी वनस्पति यहाँ पर देखने को मिलती है तो शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। उसमें भी क्या है, ये पूरा ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो इस कारण से अगर देखेंगे तो जो उष्णकटिबंधी जो पर्णपाती वन होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कटीले चूंकि क्षेत्र हैं, यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये भी आप कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन के अलावा जो कटीले वन हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ की जो कह सकते हैं कि वनस्पति विशेषताएं हैं वो हमने चर्चा की। ये जो पूरा क्षेत्र है खास तौर पे एक ढोक जो ट्री है जिसे ढोक वृक्ष कहते हैं उस कारण से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे कह सकते हैं कि वृक्ष देखने को मिलते हैं, जैसे सालार स्थानीय कह सकते हैं पौधा है वो देखने को मिलता है। तो इसकी विशेषता यहाँ पर बरगद के पेड़, गूगल के पेड़, बांस के पेड़, कैर, अदुस्ता, ऐसे बहुत सारे जो वृक्ष हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखिए ये अगर सरिस्का बाघ अभयारण्य की बात करें तो बाघों के लिए तो ये चर्चा में है ही क्योंकि यहाँ पर बाघ के लिए पूरा संरक्षण क्षेत्र बनाया गया, लेकिन बाघों के अलावा भी यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो वन्य जीव हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि यहाँ पर ये बाघ तो आपको देखने को मिलेंगे ही, बाघ के अलावा बहुत सारे जो जीव हैं, जैसे आप बात करेंगे 4 सिंग वाले जो मृग हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जंगली सूअर बड़ी संख्या में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तेंदुआ की कई सारी जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पर इस संरक्षण वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। चीतल, नीलगाय, तो ऐसे कई सारे जो जंगली वन्य जीव हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमने देख लिया जो सरिस्का बाघ अभयारण्य है, इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं। अगला जो प्लेस है वो है मणिकरण। ठीक है, ये चर्चा में रहा है और एक बार फिर से चर्चा में ये आ चुका है, अक्सर ये चर्चा में रहता ही है। अब जो चर्चा में है उसके पीछे जो कारण है वो एक विरोध प्रदर्शन है यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं। और ये जो स्थानीय लोग हैं ये पवित्र मणिकरण के संदर्भ में यहाँ का जो गर्म जल है, आप जानते होंगे कि क्यों ये चर्चा में रहता है। तो कई सारे जो हॉट स्प्रिंग है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जो गर्म जल के झरने होते, नीचे से गर्म, आप देखेंगे यहाँ पर जाएंगे तो नीचे से जो जल निकलेगा उसका जो तापमान है वो सामान्य जो जल है उससे अधिक होता है। और इसी के संदर्भ में अब यहाँ पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बात कही जा रही थी कि यहाँ का जो गर्म जल है उसे कहाँ, यहाँ के जो कसौल है, कसौल एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है हिमाचल का, वहाँ पर ट्रांसफ़र करने की बात कही जा रही थी एक तरह से पाइपलाइन के द्वारा। तो इसका जो विरोध है वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर ये विरोध और आंदोलन देखने को मिला। यही नहीं, स्थानीय लोगों ने एक तरह से धमकी भी दिया कि ये जो पवित्र जल है इसका अगर दुरुपयोग होता है तो इस पर बड़ा आंदोलन यहाँ पर खड़ा किया जाएगा। तो इस कारण से एक बार फिर से जो मणिकरण है ये चर्चा में है। और ख़ास तौर पे यहाँ पर एक नदी है, पार्वती नदी, और ये पार्वती घाटी से ही निकलती है। तो उस दृष्टिकोण से क्या है कि एक बार ये भी चर्चा में आ चुकी है। तो ये आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो थोड़ा सा पार्वती घाटी और इस नदी के बारे में देखें तो देखिए, अगर बेसिक तौर पे हम यहाँ पर देखें कि जो मणिकरण है तो ये हिमाचल प्रदेश पर्वतीय जो राज्य है और देवभूमि कहा जाता है ये भी भारत में, तो यहीं का एक छोटा सा ये कह सकते हैं कि शहर है। और इसी शहर में आप देखेंगे तो इस शहर का जो महत्व है वो
धार्मिक आस्था के आधार पर देखें तो काफ़ी महत्व है। और ये हिंदू और सिख दोनों के लिए देखें, कुछ मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो भी इसे बड़ा ही अपना कह सकते हैं कि आस्था का विषय बताते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो जो मणिकरण है ये काफ़ी चर्चा में रहने वाला है। और गर्म झरनों के अलावा देखें तो धार्मिक जो महत्व है उस दृष्टिकोण से भी जो मणिकरण है ये चर्चा में रहता है। अब यहाँ पर जो पार्वती घाटी है ये हिमाचल प्रदेश के इसी मणिकरण जो क्षेत्र है यहीं पर देखने को मिलती है। और ये जो घाटी है इसी घाटी से निकलती है कौन सी नदी? पार्वती नदी। बड़ा ही महत्वपूर्ण नदी है और ये काफ़ी ऊंचाई पर है, लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर ये घाटी है, ये नदी निकलती है। और यहाँ पर देखें तो इस नदी का जो विस्तार है वो काफ़ी मायने रखता है। तो एक तरह से इस नदी का जो संबंध हो जाता है वो मणिकरण से हो जाता है। और जो गर्म झरने हैं उसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर कह सकते हैं कि आस्था या इस तरह की बातें कही जाती हैं कि मणिकरण का जो गर्म झरना है, जो जल है, वो उपचारात्मक कह सकते हैं कि तत्व रखता है, जिस कारण से उसके जल में कुछ इस तरह की विशेषताएं हैं, कुछ विशेष तत्व पाए जाते हैं जो कुछ खास रोगों को ठीक कर देते हैं। तो इस कारण से भी चर्चा में रहता है। हाँ, एक कंसर्न भी बार बार देखने को मिला है कि जो मणिकरण है, यहाँ पर जो मणिकरण और यहाँ पर हॉट स्प्रिंग है उसके बारे में ये भी कहा गया कि यहाँ के जो जल हैं उनमें क्या है कि रेडियो एक्टिव जो तत्व है, रेडियो धर्मी जो तत्व माने जाते हैं वो पाए गए हैं। इस कारण से भी ये चर्चा में रहा है। ये कहा गया कि हो सकता है कि इसी कारण से इसका जो गर्म जल है वो बार बार लगातार यहाँ से निकलता है, उसके पीछे कारण ये है। तो ऐसे कई सारी विशेषताएं हैं जिन कारण से जो मणिकरण है ये चर्चा में रहा है, तो इसको हमने देख लिया। एक और प्लेस है जो लगातार चर्चा में था, वो है किऊ झील। ये झील जो है ये एक तरह से आप देखेंगे तो जो यहाँ पर जो डीआर कांगो है, इधर जो रवांडा है, यहीं पर सीमा पर ये अवस्थित है। यहाँ पर कुछ घटनाक्रम देखने को मिले हैं, जैसे न्यूज़ में आपको दिया गया है। यहाँ पर एक खास जो मिलिशिया ग्रुप है, M23 मिलिशिया जो ग्रुप है, इस कारण से ये प्लेस चर्चा में था, क्योंकि कांगो जो लोकतांत्रिक जो गणराज्य है, जो यहाँ पर देख रहे हैं हम डीआर जो कांगो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो कांगो है, यहाँ के पूर्व में आप देखेंगे तो यहीं पर जो गोमा सिटी है, गोमा सिटी, इसकी चर्चा हमने करंट अफेयर्स में की है। और यहीं पर आपको एक झील देखने को मिलेगा, किऊ झील। तो यहाँ पर चूंकि ये जो मिलिशिया ग्रुप है इसने कई सारे जो शहर हैं, खासतौर पे यहाँ पर जो डीआर कांगो है, जो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो है, इसके क्षेत्र पर क्या किया, एक तरह से अधिकार कर लिया, एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पर जबरन एक तरह से कंट्रोल कर लिया। और इसी संदर्भ में देखें तो जो गोमा सिटी है, जो किऊ झील है, ये चर्चा में आ चुके। तो घटनाक्रम की हम चर्चा न करते हुए, क्योंकि इसकी चर्चा हमने करंट अफेयर्स में की है, हम मूल रूप से देखें तो झील की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो झील है वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जो झील की अवस्थिति है वो किस महाद्वीप में है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप में है। दूसरी बात करें तो कांगो जो गणराज्य है, हमने देखा तो कांगो जो गणराज्य है उसी के पश्चिम में आएंगे। देखिए अफ्रीका में जो कांगो गणराज्य है, ये आपको यहाँ पर इसका सीमा रेखा दिखाया गया है, इसके पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पर पश्चिम में आएंगे तो यहीं पर आपको जो पूर्वी अफ्रीका में बहुत सारी जो झीलें हैं, यहाँ आप देखिए मैप में आप देख सकते हैं, ये पूर्वी अफ्रीका, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, तो ये है पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र। जैसे आप नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स पढ़ते हैं, तो ये जो पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कई सारी बड़ी जो झीलें हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इन्हें पूर्वी अफ्रीका की महान झीलें कहते हैं। और इन झीलों के बारे में कई बार प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। जो बड़ी झीलें हैं उनमें आप देखेंगे तो यहाँ से शुरू होती है, आप देखिए लेक अल्बर्ट झील है, वहाँ के बाद देखेंगे तो उसके पूरब आएंगे तो लेक तुर्काना झील है, यहीं पर लेक योगा झील देखने को मिलेगा। इसके और साउथ में आएंगे तो दो झीलें हैं, ये ठीक जो विक्टोरिया झील है उसके ठीक पैरेलल पश्चिम में आएंगे तो यहीं पर एक झील देखने को मिलेगी, ये लेक किऊ झील है, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक गणराज्य जो कांगो है और दूसरी तरफ जो रवांडा है उनके सीमा पर ही आपको देखने को मिलेगा। और इसी झील की चर्चा कर रहे हैं जो आप देखेंगे तो लेक विक्टोरिया के पश्चिम में है और लेक जो तंजानिका है इसके उत्तर में है। ये झील की अवस्थिति है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसकी जो अवस्थिति है ये आपसे पूछा जा सकता है। और अफ्रीका की ये छठी सबसे बड़ी झील है। ये इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि जो अफ्रीका है,
अफ्रीका जो महाद्वीप है, यहाँ की ये छठी सबसे बड़ी क्या है, झील है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसे जो फैक्ट्स हैं वो पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो झीलें हैं इनका क्रम पहले से आपने पढ़ा भी होगा, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम इन झीलों का जो क्रम है वो दिखा देता है। एक बार रिवाइज हम करा दे रहे हैं। देखिए, लेक तुर्काना झील है, उसके और साउथ में आएंगे तो लेक एल्बर्ट है, फिर लेक क्योगा है, इसके और साउथ में आएंगे तो लेक विक्टोरिया है, उसके साउथ में आएंगे तो क्यू झील देखने को मिलेगा, तंजनाइका झील देखने को मिलेगा, लेक मयूरू झील देखने को मिलेगा, उसके और साउथ में आएंगे तो लेक मलावी झील देखने को मिलेगा, लेक चिलावा झील देखने को मिलेगा, लेक करीबा झील देखने को मिलेगा। तो ये इसका उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिए, ये जो झील है इसकी जो अवस्थिति है ये किन दो देशों की सीमा पर अवस्थित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमने देख लिया इस महत्वपूर्ण लोकेशन के बारे में। एक और लोकेशन है नाउरू। नाउरू बड़ा ही चर्चा में था, तो इससे जुड़े हुए भी कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसलिए हो जाता है कि ये चर्चा में आखिर क्यों था। तो नाउरू जो एक द्वीपीय देश है, द्वीप है जो देखें तो प्रशांत महासागर क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ पर कुछ खास संकट की स्थिति देखने को मिली है और यहाँ पर जो समुद्र जलस्तर है उसमें बड़े ही कहें तो लगातार जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, उस कारण से ये अब चर्चा में है। और इसी कारण से जो जलवायु संकट से जूझता हुआ ये जो द्वीपीय क्षेत्र है ये चर्चा में आ चुका है, क्योंकि बढ़ते समुद्री जल स्तर से बचाव के लिए जो नागरिकता बिक्री योजना है वो यहाँ पर संचालित की जा रही है। तो इस कारण से ये चर्चा में है। अगर हम लोकेशन की बात करें कि आखिर जो नाउरू है कहाँ, तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के अगर उत्तर पूरब में आ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा नाउरू। थोड़ा सा डिटेल मैप की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ये बड़ा मैप है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया से कहाँ आपको बढ़ना होगा, तो नॉर्थ ईस्ट में आना होगा। नॉर्थ ईस्ट में आएंगे तो यहीं पर नाउरू आपको देखने को मिलेगा। एक तरह से देखें तो जो ओशिनिया क्षेत्र है उसी का एक द्वीपीय राष्ट्र कह सकते हैं। ये ओशिनिया जो ओशिनिया है उसी का क्या है, एक द्वीपीय ये क्या है, देश है। तो इस आधार पर इसकी परिभाषा या कहें तो इसका परिचय आप दे सकते हैं। छोटा सा बड़ा ही माइक्रो आप द्वीपीय क्षेत्र है तो छोटा ही होगा। और विश्व का सबसे छोटा गणराज्य जिसे कहा जाता है, इसका जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा नहीं है, केवल 8 वर्ग किलोमीटर है। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका क्षेत्र कितना है। और यहाँ की जो जनसंख्या है वो भी ज़्यादा नहीं है, ये कितनी है, तो ये 12,000 से कुछ अधिक ही देखने को मिलती है। ये जो द्वीप है ये जो सोलोमन आइलैंड है उसके उत्तर पूर्व में है। इसके लोकेशन को आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो इधर बहुत सारे जो आइलैंड हैं वो आपको बनातू, तुवालू, तो इनके आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम में है। और यहाँ पर इसकी जो अवस्थिति है वो देखेंगे तो पैसिफिक जो ओशियन है, यहाँ देखिए पूरा क्या है, ये पैसिफिक ओशियन का पूरा क्षेत्र है, प्रशांत महासागर का ये क्षेत्र है। तो दक्षिण जो पश्चिम प्रशांत महासागर है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो साउथ वेस्ट जो पैसिफिक ओशियन है उसी में ये अवस्थित है। तो इसका जो लोकेशन है ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा यहाँ आसपास जो छोटे छोटे आइलैंड हैं इनकी अवस्थिति भी एक बार आपको देख लेना है। जितने भी आइलैंड हैं तो उनसे जुड़े हुए भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये इसके बारे में हमने देखा। दूसरी बात करें तो जो नाउरू है इस कारण से भी चर्चा में रहता है कि जो नाउरू है ये उभरा हुआ द्वीप है। क्या है, एक तरह से देखें तो ये उभरा हुआ क्या है, आइलैंड है, एक द्वीप है। और इस कारण से देखें तो जीवाश्म युक्त जो प्रवाल है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जीवाश्म युक्त ये प्रवाल द्वीप के रूप में भी जाना जाता है और इस कारण से पर्यटन के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे खास एक और कंसर्न है कि ये जो पूरा द्वीपीय क्षेत्र है इसके आंतरिक भाग में जाएंगे तो यहाँ पर जो फास्फेट है उसकी अधिकता है और इसी कारण से इसे केंद्रीय फास्फेट पठार भी कहा जाता है। और इस कारण से यहाँ पर इतना खनन हो चुका है, फास्फेट का इतना खनन हो चुका है कि आज जो संसाधन था जिसके लिए ये रिच था, आज वही इसके लिए समस्या का कारण बन चुका है। क्योंकि नाउरू के अगर आंतरिक भाग में जाएंगे, मेन लैंड में जाएंगे, जो भूमि है,
तो वहाँ पर क्या है कि खनन इतना अधिक हो चुका है कि यहाँ का जो भूमि है वो एक तरह से देखें तो निर्जन हो चुका है, कह सकते हैं कि मरुस्थल के रूप में हो चुका है। और इस कारण से जो अंदर का क्षेत्र है वो कृषि के लिए पूरी तरह से बेकार हो चुका है, और इस कारण से अब ये क्या है कि समस्या का कारण भी यहाँ के लिए बन चुका है। यहाँ के अगर स्थानीय भाषा की बात करें कि कौन सी भाषा बोली जाती है, तो नौरुअन जो स्थानीय भाषा है वही यहाँ पर बोली जाती है। इसके अलावा व्यापक स्तर पे देखें तो जैसे पूरे विश्व में अंग्रेजी बोली जाती है, वैसे यहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है। तो ये हमने देख लिया इसका लोकेशन और इससे जुड़ी हुई जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। इसके अलावा देखिए कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम, ये चर्चा में है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्यों चर्चा में है, तो देखिए यहाँ पर न्यूज़ दी गई है कि यूक्रेन अटैक ऑन रशियन पाइपलाइन टू हिट कजाक ऑयल एक्सपोर्ट। ये बात कही जा रही है कि इस समय जो रूस है जो यूक्रेन है उनके बीच में संघर्ष लगभग 3 से 4 वर्ष होने जा रहे हैं। ये तनाव चलता ही आ रहा है और दोनों जो देश हैं एक दूसरे के जो भी संपत्तियां हैं, जो संसाधन हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी इस तरह के एसेट हैं उन पर अटैक कर रहे हैं। इसी संदर्भ में एक बात कही जा रही है कि जो यूक्रेन है इसने अटैक किया, यूक्रेनी जो ड्रोन है इनसे कहाँ पर हमला किया गया, तो कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम पर हमला किया गया। और इस कारण से ये जो पाइपलाइन है इसमें जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पाइपलाइन से जो ऑयल है उसका जो कह सकते हैं कि आयात निर्यात जो था प्रवाह था उसमें गिरावट आई है, और ये जो गिरावट है 30 से 40% की आई है। कजाकिस्तान को आपूर्ति करने वाला ये महत्वपूर्ण पाइपलाइन है और इस कारण से ये चर्चा में था। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेंगे कि आखिर ये पाइपलाइन है कहाँ, और इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम चर्चा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो पाइपलाइन है ये कहाँ पर है, तो एक कजाकिस्तान जो है उसे आपूर्ति करता है ये पाइपलाइन। ये देखिए कजाकिस्तान का क्षेत्र है, इधर ये रसिया का क्षेत्र है। यहाँ से क्या है कि ये पूरा जो पाइपलाइन है ये ऑयल का कजाकिस्तान को सप्लाई करता है। लेकिन अभी हाल में जो अटैक हुआ इस कारण से इसकी जो सप्लाई थी, जो क्षमता थी, जिस दर से थी उसमें 30 से 40% की कमी आई। ये बड़ी ही महंगी परियोजना है, इस क्षेत्र में बनाई गई है और लगभग 335 मील ये लंबी है। तो आप देख सकते हैं इसकी लंबाई भी ठीक ठाक है, लेकिन इस कारण से अब थोड़ा सा इसके ऊपर दिक्कत आ गई है, क्योंकि ये न्यूज़ आ गया कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन के जो ड्रोन है उस कारण से ये जो पाइपलाइन है ये डिस्टर्ब हो रही है। कजाकिस्तान का आप इधर आएंगे तो जो रूस का क्षेत्र है, और इधर आएंगे तो जो कजाकिस्तान का, यहाँ पर देखिए तेंगिज, इसका नाम आप देख सकते हैं तेंगिज, जो तेंगिज रीजन है तजाकिस्तान का, यहाँ से लेकर और इधर आप देखेंगे तो ये काला सागर है। काला सागर के तट पे ही क्या है कि रूस का आपको बंदरगाह देखने को मिलेगा, और यहीं से ये पूरी पाइपलाइन यहाँ तक आती है तेंगिज तक। तो इस कारण से ये चर्चा में है। ये कब शुरू हुई थी पाइपलाइन, तो ये 1999 में पाइपलाइन पूरी तरह से बन के तैयार हुई, तब से ये लगातार कह सकते हैं कि सर्विस दे रही है। इसके अलावा भी देखिए कई सारी बातें हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये पूरा इसके पाइपलाइन का पूरा नक्शा दिया गया है कि कैसे ये पाइपलाइन आगे बढ़ते हुए रूस से कजाकिस्तान तक पहुँचती है। इसका जो निर्माण है वो देखें तो 2001 में और अच्छे से इसे और बड़े स्तर पर शुरू किया गया, और फिर 2018 में देखें तो ये पूरी तरह से तैयार हो गया। और अब ये काफ़ी चर्चा में रहता है। पूर्व पश्चिम जो पाइपलाइन है उस दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पाइपलाइन का महत्व इसलिए भी हो जाता है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी खास तौर पे उपयोग किया जाता है। तो इस कारण से ऐसा नहीं कि रूस और तजाकिस्तान के लिए ही केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि दुनिया के कई सारे जो राष्ट्र हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। इसकी जो क्षमता है 1.4 जो मिलियन बैरल है वो प्रतिदिन है। डेली यहाँ से इतना जो ऑयल है वो उसका प्रवाह देखने को मिलता है, और वैश्विक जो ऑयल कह सकते हैं कि ट्रेड है उसका लगभग 3% क्या होता है यहाँ से गुजरता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक बाजार के लिए। तो इसके बारे में जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, इनको आप देख सकते हैं। एक और कह सकते हैं कि चर्चा में रहने वाला प्लेस कह सकते हैं या फिर नेटवर्क कह सकते हैं, यह है प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। ये इस समय बहुत चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में देखें तो भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे पे गए थे, उस दौरान भी इसकी चर्चा हुई थी। और देखें तो इससे पहले भी एक न्यूज आई थी कि मेटा अनाउंसेस प्रोजेक्ट वाटरवर्थ टू एनहांस ग्लोबल कनेक्टिविटी विथ AI ड्राइवन सबसे केबल इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो देखिए सबसी के संदर्भ में ये न्यूज आई, सबसी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर। मेटा बड़ी कंपनी है, सोशल मीडिया कंपनी है, और इसने एआई संचालित, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित सबसे बड़ी जो केबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके साथ जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है, जो वैश्विक संपर्क है, वो बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट वाटर वर्थ स्टार्ट किया है। इसकी घोषणा की है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो परियोजना है, विश्व के डिजिटल जो राजमार्ग हैं उनके पैमाने पर जो आपसी विश्वसनीयता है उसको और मजबूत करेगा, और इसके आधार पर देखें तो ये बहुवर्षीय एक निवेश भी होगा। बड़े स्तर की ये परियोजना है। थोड़ा सा इस परियोजना के बारे में अगर हम बात करें कि आखिर ये परियोजना कहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, तो देखिए ये जो परियोजना है इसकी बात करें तो ये पूरा क्या है कि भारत, और भारत के अलावा आप देखेंगे तो यहाँ से इसके बारे में देखिए, थोड़ा सा मैप पे देखेंगे तो देखिए ये भारत है, इधर से अफ्रीका, अफ्रीका से साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और इधर एशिया के जो देश हैं इनको ये कनेक्ट करता है। तो मूल रूप से क्या है कि ये अमेरिका, इधर अमेरिका से शुरू होता है, अमेरिका से फिर इधर आएगा तो ये ब्राज़ील वाला साउथ अमेरिका का क्षेत्र है, फिर अफ्रीका में आएगा, साउथ अफ्रीका जो देश है, यहाँ से फिर इंडिया आता है, और इंडिया से आप देखेंगे तो इधर जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं वहाँ तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा। इसकी जो लंबाई है वो काफ़ी अधिक है, आप देख सकते हैं 50,000 किलोमीटर की लंबाई है, और इसी कारण से कहा जा रहा है कि पृथ्वी की जो परिधि है, जो पृथ्वी की परिधि है उस परिधि से भी अधिक इसकी लंबाई है, 50,000 किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण परियोजना है। और इस पूरे परियोजना में ये कहा जा रहा है कि इसमें जो केबल्स हैं वो गहरे पानी में लगभग 7,000 मीटर की गहराई तक वो जो पहुंच है वो सुनिश्चित की जाएगी। और ये जो प्रोजेक्ट वाटर वर्थ है, अगर इसकी हम बात करें तो मूल रूप से जो 5 महाद्वीप हैं, जो 5 कंटिनेंट हैं, इनको ये जोड़ने का काम करेगा, और इस कारण से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब थोड़ा सा प्रोजेक्ट के अगर लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य के बारे में ये कहा गया कि उन्नत जो मशीन लर्निंग मॉडल है उनका लाभ उठाकर संभावित जो भी व्यवधान है उनके पूर्वानुमान लगाना संभव हो पाएगा, और उन्हें कम करना भी इससे संभव हो जाएगा। समुद्र के नीचे के जो नेटवर्क हैं उनका जो लचीलापन है, उनकी जो संवेदनशीलता है वो कम की जा सकती है। अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और कई सारे अन्य जो देश हैं उनके बीच में जो कनेक्टिविटी है वो विकसित की जा सकती है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। दूसरी बात देखते हैं तो देखिए ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सहयोग है, इससे पहले थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में देखें तो ये जो कनेक्टिविटी के स्तर पर सहयोग डेवलप किया जा रहा है, इससे जो डिजिटल जो समावेशन है, जो तकनीकी विकास है, उसके मार्ग खुल जाएंगे। जो एक तरह से देखें तो कई सारे क्षेत्रों में एक गैप देखने को मिलता है, जो डेवलप कंट्री हैं या जैसे अफ्रीकी देश हैं, साउथ अफ्रीका है, भारत है, तो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के बीच में अगर हम देखें तो डिजिटल स्तर पे एक अंतर, जो गैप था, वो शायद कम करने में ये जो परियोजना है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा जो प्रमुख 5 कंटिनेंट यहाँ पर बात की जा रही है, इधर से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर आएंगे तो अफ्रीका, इधर एशिया और इधर ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो ये जो कंटिनेंट है इनके बीच में सबसे महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी ये प्रदान करेगा, जो कहीं ना कहीं ये बाधित नहीं होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये एआई आधारित होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित होगा, और इस कारण से ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और हाल ही में देखें तो अपने देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो कहाँ गए हुए थे, तो मोदी जी गए हुए थे यूएस से, और वहाँ पर भी इस खास तौर पे प्रोजेक्ट की चर्चा सुनने को मिली। सोशल मीडिया जो प्रमुख कंपनी है मेटा, आप जानते होंगे, इसने घोषणा पहले ही कर चुका है कि ये जो हम बात कर रहे हैं किसकी, तो ये जो परियोजना वाटर वर्थ है इसमें भारत अब शामिल हो चुका है। और जब मोदी जी अमेरिका गए हुए थे तो उस दौरान भी इस परियोजना के बारे में अनाउंसमेंट किया गया, और उस कारण से भी देखें तो ये जो परियोजना है अब चर्चा में बनी हुई है। तो ये सारी बातें थी जो हमने इस परियोजना के बारे में देखी, और आज के एपिसोड में जो भी पिछले हफ्ते के महत्वपूर्ण न्यूज में रहे जो प्लेसेस हैं और उन प्लेसेस से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आज का एपिसोड आप सभी को कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और अगर कोई सुझाव है तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।